खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मुझे ऐसा लगता है जीवन में सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जो रिस्क ना लेता। तो एक बार जीवन मिला है तो जितना हो सकता है इसका सदुपयोग करो। जो यहाँ शख्सियत आएंगी वो लोग होंगे जिनका बोलने से पहले उनको देख करके पता लगे कि यार इन्होंने कुछ पाया है। उन्हीं शख्स को यहाँ बुलाया जाएगा जो अपने फील्ड की महारत होगी और उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी से। मैंने पूछा कि सर पुलिस की छवि जो है एक आम नागरिक की नज़र में जो है बड़ी भयानक है कि यार पुलिस करप्ट होती है या पुलिस जो है गलत करती है। इस तरह जैसे लोग फिल्मों में देखते हैं। धर्म की राजनीति हो और राजनीति में धर्म आ जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। इस समय धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया गया राजनीति में। आप हर चीज को जो में आप धर्म ले आ रहे हैं। 5 लोग हैं परिवार में, 5 के 5 फोन है, घर में आधा घंटा भी बात नहीं होती होगी, जिस वजह से भाई बात नहीं होती। उसका कारण क्या है? दुनिया बढ़ रही है। जहाँ हर आवाज मायने रखती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस नए पॉडकास्ट स्टूडियो में, जिसका नाम है आपकी गूंज, जहां हर आवाज मायने रखती है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस आपकी गूंज को आपके बीच में लाने के लिए जिनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका सबसे बड़ा हाथ है, पंडित विशाल शर्मा जी। तो सर, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट चैनल आपकी गूंज में। धन्यवाद। ये मेरा नहीं है, ये हम सबका है, हम समस्त देशवासियों का है, क्योंकि कोई भी चीज किसी की नहीं होती है, हम सबकी होती है, क्योंकि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। तो विशाल शर्मा जी, क्या सोचा आपने, क्या आपने ऐसा महसूस करा कि मुझको, क्योंकि आप एक व्यापारिक आदमी भी हैं, आप एक सामाजिक आदमी भी हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, आप राजनीतिक संगठनों से जुड़े हैं, आप सामाजिक मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं और कई तरह की समस्याओं को लोगों के सामने पहले भी लाते रहे हैं। आपने क्या सोचा कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें लाना चाहिए? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, कोई भी आदमी जब काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है। बिल्कुल। हम XYZ पर्सनल काम करें, सामाजिक काम करें, व्यापार करें, सोच का ही खेल है। जब हम छोटे होते हैं तो हम बड़े होने के बारे में सोचते हैं जी। कि हम बड़े होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, बहुत सारी चीजें सोचता आदमी सोचते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम और बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि यार और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समय के हिसाब से सोच और चेंज होती है, परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो ये सोच का ही खेल है सारा इसमें। क्योंकि सोच अगर पॉजिटिव होगी, सोच अगर कुछ नया करने की होगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई तब जीत सकता है आदमी, चाहे वो आपके व्यापार की हो, चाहे वो परिवार की हो। क्योंकि हम कश्मकश जिंदगी पूरी जीवन भर एक इंसान जो है एक लड़ता रहता है। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हम हाथापाई, सामाजिक गतिविधियों से लड़ता है, तमाम तरीके से जो है विचारों की लड़ाई है। और विचारों में जो क्रांति होती है वही एक इतिहास रचती है। बिल्कुल। आप आए जीवन में, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आप आइस बन गए, पीसेस बन गए, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए आप, लेकिन लास्ट में आपको वही जाना है जहां चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। हम याद किसको करते हैं? दिन में पूरे भारतवर्ष में हजारों लोग मरते होंगे, आज हम चुनिंदा लोगों का नाम ही क्यों लेते हैं? हमने जिनको जानते नहीं, जिनको देखा नहीं, आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, चंद्रशेखर को याद करते हैं, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों को याद करते हैं जी। बिल्कुल। अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं, रतन टाटा जी को याद करते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी में कुछ एक मकाम हासिल करा है, कुछ लोगों को संदेश दे गए। और मुकाम हासिल कौन करता है? जो कुछ हटके नया काम करता है, जो लकीर का फकीर होता है, सिर्फ इजी टास्क ढूंढता है जी। कि मुझे जो है जीवन में रिस्क ना लेना पड़े, कहीं घाटा हो जाएगा, कहीं कुछ नुकसान हो गया तो कहीं कोई बड़ा ऐसा ना हो जाए कि मैं वापस ना आ पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है जीवन में सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जो रिस्क ना लेना। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं, सफल हो या असफल हो, जब हम करेंगे तभी तो रिजल्ट निकल के आएगा। बिल्कुल। अगर हम काम करेंगे नहीं तो कैसे हम सफल हो सकते हैं, कैसे हम असफल हो सकते हैं? असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप असफल हो गए तो आपने कुछ पाया नहीं,
बिल्कुल, बिना तालाब में कूदे उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा और सकता। सफलता भी कुछ बहुत कुछ जी, सिखा के जाती है जो हमें मिलता है। बिल्कुल। और मनुष्य वन टाइम आपको जीवन मिला है, कल आपके साथ क्या हो, आपको दोबारा जीवन ये वाला मिले ना मिले, इसकी क्या गारंटी है? जी, आप पीछे क्या था किसी को पता है? हमें कल्पनाओं में तो कल्पना करते हैं। तो एक बार जीवन मिला है, तो जितना हो सकता है इसका सदुपयोग करो, जितना हो सकता है। आज इस नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, तो ये इसलिए हुई है कि मुझे लगता है कि मेरे देश को आज विचारों की क्रांति की आवश्यकता है। हो सकता है मैं इस प्लेटफॉर्म को जो लेके आया हूँ, कई सारी जाने अनजाने में गलतियां हो सकती हैं मुझसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ कि मैं जी डिग्रियां करी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डिग्री लेकर के ही काम करें। कई बार मैंने इतिहास में देखा है, अभी भी आप देखते हैं, बहुत पढ़ लिखने के बाद भी लोग अनपढ़ की तरह काम करते हैं, जिसको हम पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कह देते हैं। बोलने का मैनर्स नहीं होता है, कुछ नए, आपने बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली और आपने समाज को कुछ नहीं दिया, आपने तो क्या करा आपने? जी, आप भी तो जानवर है, फिर आप भी तो कीड़े मकोड़े हैं। आप अपने लिए आप जी रहे, वो तो मजबूर है। जानवर अपने लिए इसलिए नहीं कुछ समाज के लिए कुछ नई चीज कर पाता है क्योंकि मजबूर है। हमें अगर इंसान बनाया है तो इंसान इसलिए बनाया है कि हम कुछ दे के जाए, हमारे जाने के बाद हमें याद करा किया जाए। हमारे बच्चे जो है हमारा उदाहरण दे। हम कब तक दूसरों के उदाहरण को क्यों देते रहे? भाई हम भी तो उदाहरण बने। बिल्कुल। वो भी, जितने भी हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी बहुत तब करा है, बहुत बार फेल हुए हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है, सभी लोग जानते हैं। आज की डेट में पढ़े लिखे सभी हैं, कुछ खोकर ही कुछ मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैनल शुरू करा है मैंने, आपकी कहानी आपकी जुबानी आपकी गूंज के माध्यम से है, जो लोग आएंगे, तो ये विचारों की क्रांति है। और कभी ऐसी कहानी आपके बीच लेके आऊंगा। इस तरह की कहानी आपके पास बहुत है, अच्छा। कहानी, बहुत कहानियां हैं। और जी, जीवन जो हम बुक्स पढ़ते आए हैं बचपन से, एक से लेके जब तक हमने पढ़ाई करी, जी, रोज जी। नए नए चैप्टर ही पढ़े हैं। तो रियल कहानी किसे कहते हैं? जो हमारे समाज में घटती है, वो रियल हीरो होते हैं, जिनको हम देखते हैं। और कैसे आदमी जीरो से हीरो तक पहुंचता है, हीरो से जीरो तक भी पहुंचता है, बहुत सारी कहानियां। जी, बिल्कुल। तो चैनल आप एक मंच लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी बताएँगे लोगों को कि किस तरह के उन्होंने कठिनाई हासिल की, किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की, किन-किन राहों से गुज़रे। तो जो ये आपके जो चैनल का नाम आपने सोचा है, आपकी गूँज, क्योंकि गूँज तो एक आदमी जब बोलता है, वो इकोसिस्टम का एक पहलू होता है गूँज। आपने कहाँ से सोचा कि ये गूँज नाम मैं अपने चैनल को दूँ? देखिए, मैं जब जब जो काम करे हैं जीवन में, मेरे को अक्सर बहुत सारे लोग जानते भी हैं यहाँ। नाम की जो परिभाषा होती है, नाम के साथ वफादारी होती है, उसका बहुत अहम रोल होता है। जी, बिल्कुल। इस चैनल का नाम रखने के पीछे भी हमने बहुत सर्च करा कि इजी नाम चाहिए था और मीनिंगफुल नाम चाहिए था। मेरा जो कॉन्सेप्ट है या मेरी जो सोच है, उस सोच से मैच खाए, उस सोच से मैच खाएगा तो लोगों को मेरी बात समझ आएगी। जी, जो हम विचार लेके आपके बीच आ रहे हैं, जो यहाँ शख्सियत आएंगी, वो लोग होंगे जिनका बोलने से पहले उनको देख करके पता लगे कि यार इन्होंने कुछ पाया है। ये एक उदाहरण है। उनकी गूंज ना उनकी काम होता है, उनकी जी, बोलता है। बिल्कुल। हर चीज मुंह से बोल के नहीं गूंजा जाता। आदमी की कई बार पर्सनैलिटी बोल देती है, कई बार उसकी आंखें बोल देती हैं। तो उनके द्वारा किए गए काम जो हैं, वो समाज में एक उदाहरण के रूप में जो होते हैं, यहाँ जो बैठ के हम उनसे मिलवाएंगे, उनके अनुभव को जानेंगे, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, या समाज में जो घट रहा है कैसे सुधारा जाए अगर गलत हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के उन्हीं शख्स को यहाँ बुलाया जाएगा जो अपनी फील्ड की महारत होगी, और उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी यहाँ सुनने को मिलेगी। और वो कहानी एक गूंज की रूप में सब लोग बिल्कुल सुनाई। बिल्कुल। तो आपने एक चैनल शुरू करा, उसका एक बहुत ही प्यारा सा नाम रखा आपकी गूंज, जो लोगों के जहन में एकदम से बस जाए। आपने जो टीम इसके पीछे जोड़ी, क्योंकि हर काम के पीछे एक टीम होती है, टीम वर्क होता है। आप चीफ मुख्य संपादक हैं, चीफ एडिटर हैं, कोई एंकर है, कैमरामैन है। तो किस तरह के लोग आपसे जुड़े इस चैनल को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, और किस तरह से आपने लोगों को ढूंढा कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊं जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को दे? देखिए, जब भी कोई हम काम करते हैं, बिना संगठित हुए कोई सक्सेस नहीं मिलती है। इसमें भी टीम चाहिए। जब मैंने, ये मेरी सोच मन में आई, तो मैंने प्रयास करा कि यार इसको कैसे ग्राउंड पे उतारा जाए, क्योंकि मैं सब चीज़ों में तो महारत मेरे को हासिल नहीं है। जी, तो जो जिस काम का महारत जिसको हासिल होती है, उन लोगों को सर्च करना शुरू करा। जब हम पिक्चर कोई हिट होती है, उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके पीछे अकेला आदमी नहीं होता है, हीरो नहीं होता खाली अकेला। हीरो तो एक चेहरा है।
अगर मैं इस चैनल का चेहरा हूँ तो मेरे पीछे आप जैसे लोग हैं, एडिटर है, डिजाइनर है, बहुत सारी जो प्लानिंग को लेके काम करते हैं बहुत सारे हैं। उन सभी टीमों को मैं यहाँ पर आपको बहुत जल्दी रूबरू करवाऊंगा आपके बीच। पर्दे के पीछे बहुत से बहुत सारे किरदार किरदार हैं, क्योंकि जब कोई आदमी सफल होता है या कोई काम को लेके जाता है तो उसके पीछे उसका परिवार भी होता है। जी भाई एक बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट आता है अगर माना, या 70% नंबर लाया, जो भी लाया, तो उस बच्चे की क्या अकेले की मेहनत होती है? क्या स्कूल का प्रिंसिपल टीचर नहीं होता? क्या उसके माँ बाप नहीं होते जो उसको स्कूल भेजने से लेके छोड़ने, जब आता है बस से वापस आता है तो माँ बाप लेने जाते हैं उसको, या सुबह उठ करके माँ जो उसको तैयार करती है, नाश्ता पैक करती है। तो मेहनत सभी की है ना, लेकिन श्रेय किसको मिलता है? बच्चे को। लेकिन खुशी किसको होती है? सभी को, सबको। वो उसको कमा के नहीं दे रहा, जिसने मेहनत की होती है। मेहनत की होती है। स्कूल में जब कोई फर्स्ट आता है, अगर उसके बाद वो अच्छी नौकरी लग जाती है, तो उसके बाद खुशी किस किस को होती है? बहुत सारे ऐसे हमारे अननोन लोग भी जो है एक मुकाम पा लेते हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी हो जाती है, हमारे देश का नाम रोशन करा। तो आपने परिवार की बात कही जैसे अभी, तो ये चैनल सॉरी तो जैसे आपने परिवार की बात की, तो ये चैनल शुरू करने के लिए पीछे एक नया प्लेटफॉर्म लेंगे, आपके परिवार ने भी आपका बहुत साथ दिया होगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हकीकत बात है, सपोर्ट तो सबका है। मैं आपके बीच में अगर बैठा हूँ तो भाई मेरे पीठ पीछे से जो मेरे कारोबार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, वो कोई ना कोई तो देख ही रहा है, तो उनकी सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। आज मेरी साथ मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं उनको अपने साथ महसूस करता हूँ। वो आशीर्वाद के रूप में तो मेरे साथ है ही ना, जरूरी नहीं है कि फिजिकल वो साथ हो। उनके आशीर्वाद से शायद मैं इतना बोल पा रहा हूँ, इतनी बात कर पा रहा हूँ। तो अगर हम अपने परिवार को के अलावा भी लाइफ में, अगर आपके कोई टफ टाइम में अगर आपका कोई साथ दे रहा है, तो रियल परिवार वो होता है। मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अभी रूबरू कराऊंगा सबसे। अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुझे अगर यहाँ तक पहुंचाया है, तो एक दो नहीं, बहुत सारे नाम हैं लाइफ में। और ठीक है, जो साथ दे उसका भी भाई अच्छी बात है, सपोर्ट है। जो नहीं दे रहा है, घुसता सुई तो मजबूरी हूँ। हम सभी को ये नहीं कह सकते वो खराब है, ऐसा तो नहीं होता जीवन में। एक बार बहुत पहले किस्सा है, मैं एक कोतवाल साहब थे यहाँ पर, मैं जब पहले बार एक अखबार का संपादक था, तो मैं उनसे इंटरव्यू लेने गया था। उस समय मैं नया नया था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा, असवाल जी थे, अल्बानी में कोतवाल थे, तो मैंने पूछा कि सर, पुलिस की छवि जो है एक आम नागरिक की नज़र में जो है बड़ी भयानक है कि यार पुलिस करप्ट होती है, या पुलिस जो है गलत करती है, इस तरह जैसे लोग फिल्मों में देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, विशाल जी, और बड़ी डीपली बात है, कि जरूरी नहीं जब हम चोर पकड़ते हैं ना, हर किसी को हम चोर, आम आदमी चोर कह देता है, चोर है। जरूरी नहीं है कि वो शौक से जो है चोर हो, शौक से बना हो, मजबूरी में भी आदमी चोरी कर लेता है। जी। तो आदमी को हालात भी चोर बना देते हैं। तो लोग वाकई में जब कुछ समझ नहीं आता, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जब बिल्कुल हताश होते हैं तभी सुसाइड करते हैं ना। उस सुसाइड से पहले भी अपने बच्चे, परिवार पालने के लिए या अपना रोजमर्रा जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स कर ही रहा होगा। उसको समझ में आया कि यार मुझे, मैं कुछ, जब बिल्कुल कुछ तो जो शौकिया पैदाइशी नशेड़ी टाइप के या उस टाइप के चोर है, वो तो चोर ही है, उसका तो भाई सोच बदल नहीं सकती। लेकिन कुछ हालात में जाने अनजाने में अगर मान लीजिए किसी ने कोई चोरी कर दी, जरूरी नहीं कि वो चोर है। उन्होंने बोला हम पहले कोशिश करते हैं FIR से पहले उसकी मॉनिटरिंग करें, कि देखें कि रियल में है नहीं, कोशिश है। बोले हम भी हर किसी पे FIR नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई कितने सारे केस पहले से पेंडिंग है। तो ये अच्छी बात है ना, तो हमें भी आम नागरिक होने के नाते हमें भी सोचना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। तो विशाल जी, जैसे आप अपना इस मंच के जरिए आप बहुत लोगों की कहानियाँ लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं, उनके संघर्ष की कहानियाँ, उनकी कामयाबी की कहानियाँ। तो आप भी इस समाज के जुड़े व्यक्ति हैं, आपका भी एक काफ़ी लंबा संघर्ष है। आपने जैसा भी बताया कि यहाँ तक पहुँचने में आपकी भी कुछ ना कोई ऐसी कहानी होगी, कुछ ना एक संघर्ष का कुछ ऐसे पल होंगे जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले इस चैनल में आपकी कहानी, आपकी जुबानी जानना चाहूँगा कि आपका जो संघर्ष है वो किस तरह का रहा? देखिए, मैं भाई आपको बताऊं, इसके लिए मैं जरूर, मेरे मन में भी तमन्ना है, एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जी, मैं किसी चैनल पे जरूर अपने बारे में बताऊंगा। और मेरी कहानी खुली किताब है, मैं बड़ी हंसते हंसते सब चीजें सह लेता हूँ। मुझे ना, मेरे जैसे लोग कहते हैं दुखों का पहाड़ आ गया। अच्छा। ये पहाड़ क्या, मेरे ऊपर तो 1000 बार हिमालय टूटे हैं, और खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे जीवन में वो लिखा हो
या हो सकता है कि भाई लिखी को तो आप मिटा नहीं सकते, लेकिन स्वीकार इसलिए बड़ी सहजता से मैं कर लेता हूँ क्योंकि जीवन का नाम सीखना है। जी बिल्कुल। और कई बार आपने सुना होगा कि बहुत इजी वर्ड है, हम कह देते हैं ना, सुन लेते हैं कि खून के आंसू रोना, तो ये सब चीजें मेरे लिए बड़ी कॉमन चीजें बताएंगे कभी। चलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मंच आप लोगों को दे रहे हैं, आपकी कहानी में पीछे है। तो विशाल जी, आप जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हैं, तो आज की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़ुबानी भी, क्योंकि आप एक ऐसा मंच लेकर आ रहे हैं जहाँ पर राजनीति, खेल और सोशल साइड से और आध्यात्म से जुड़े लोग आएंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं आज की जो वर्तमान स्थिति है, जैसे राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मोटो जरूर इस चैनल के माध्यम से स्टूडियो खोला ही मैंने इसीलिए है जी कि हमारा लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक जो पहलू है वो पूरे देश पे केंद्र बिंदु है, क्योंकि हम कोई भी संविधान बना रहे हैं, कोई भी स्कीम ला रहे हैं, रोजगार ला रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, रोड, सड़क, पानी, एक्स वाई जेड, वो सब राजनीतिक से चीज जुड़ गई है। प्रशासनिक अधिकारी तो एक सिर्फ कह लीजिए कि उसको मैनेज करते हैं, जी लेकिन पास कौन करता है? नेता। नहीं तो हम इस चैनल के माध्यम से उन बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ बुलाएंगे जो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और जिनको चुन करके जनता ने भेजा, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से उनसे पूछेंगे जी जी कि भाई आपको भेजा है। भेजने का मतलब ये नहीं कि आपको वोट दिया तो आपकी जो है वोट लेने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो समाज के लिए आपको जो जिम्मेदारी मिली है तो उसको आपको निभाना चाहिए। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हम किसी पार्टी के का ये चैनल नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का कभी कोई संस्था ली है कि मैं कहूँ जी मैं उसका एजेंट हूँ या उससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए देश पहले है, उसके बाद ये सब चीजें हैं। आपको नहीं लगता है कि आजकल ये एक तो दलगत राजनीति हो गई है कि लोग कहीं विशेष पार्टी से जुड़ेंगे तभी आपकी बात मानी जाएगी, या फिर कहीं आपको ऐसा लगता है कि राजनीति ने कहीं ना कहीं एक धर्म का जो एक चश्मा पहन लिया है? ऐसा आपकी नज़रों में कुछ ऐसा लगता है आज के दौर पे? हाँ बिल्कुल, इस समय अगर केंद्र बिंदु पूरा देश का जो है वो इसी पे टिक गया है। देखिए, जब धर्म की राजनीति हो और राजनीति में धर्म आ जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। जी इस समय धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया गया है राजनीति से। आप हर चीज को जो में आप धर्म ले आ रहे हैं। धर्म अलग चीज है, सनातन धर्म बिल्कुल अलग चीज है, और सारे धर्म अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हर चीज को आप धर्म से जोड़ेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। आज विकास की बात कहाँ हो रही है? आज कहाँ बात हो रही है मुद्दों की? कहाँ बात होती है आप एजुकेशन की? आप बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल मैं क्या बताऊं, आने वाले जो यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम बड़े यहाँ एजुकेशन वालों को भी बुलाएंगे, डॉक्टर्स को भी बुलाएंगे। हर चीज में जो है एजुकेशन और हेल्थ तो इस समय सबसे ज्यादा बिल्कुल ऐसा मानिए कि केंद्र बिंदु बने हुए हैं। क्योंकि दो ही चीजें हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा होती हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना एफर्ट होता है गरीब माँ बाप लगाता है, शिक्षा महंगी हो गई है। और हेल्थ की बात करें तो वो आप देखते हैं कि हेल्थ तो उससे ज्यादा महंगी हो गई है। तो ये सब चीजों को लेकर के हम अपनी बात रखेंगे। जैसा आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, अभी आपने उठाया मुद्दा। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्र बहुत बड़ा है उत्तराखंड में, और यही दो चीज़ें, स्वास्थ्य और शिक्षा, पहाड़ में नहीं मुहैया, उस लेवल पर नहीं अभी गई है। बहुत इंटीरियर है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। शिक्षा का फिर भी थोड़ा सा प्रचार हुआ है, लेकिन उस लेवल तक नहीं है। फिर भी जो लोग हैं उच्च शिक्षा लेने बच्चे, या अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेने, फिर भी तराई की तरफ आते हैं, हल्द्वानी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं लोग। ये आपके नज़रों में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी उत्तराखंड बने हुए करीब 25 साल हो गए हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें अभी तक क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पहाड़ उत्तराखंड जो भौगोलिक अगर उत्तराखंड की बात करें, लगभग 80-90% पहाड़ी है। बिल्कुल लगभग 80% तो है ही। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो हम, मेरी पर्सनल पीड़ा भी है और उनकी तो है ही है, ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की है। जो पलायन क्यों हो रहा है? बिल्कुल वही सोचने वाली बात है। सरकार इस पे बहुत काम भी करती है, और लेकिन प्रैक्टिकली कहें फिर भी लोगों को क्यों पहाड़ छोड़ना पड़ रहा है? रोजगार भी नहीं है पहाड़ उधर। छोड़ने का कारण ही यही है, एजुकेशन और चिकित्सा। देखिए, खाना तो आदमी एक टाइम खा लेगा, या पहाड़ में जो पैदा हो रहा है वो सब खा लेगा, लेकिन जब आपके पास सुविधाएं नहीं होंगी। आज की डेट में क्या मुंशियारी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, MRI, CT स्कैन, ये दुनिया भर के तमाम जो टेस्ट होते हैं। या पिथौरागढ़ की बात करें, क्यों आ रहा है आदमी हल्द्वानी? बिल्कुल नहीं, हल्द्वानी से वो वाला क्यों दिल्ली जा रहा है? सीमांत क्षेत्रों में तो बिल्कुल क्यों नहीं है। क्यों जा रहा है? भाई सुविधाएं नहीं है ना, इसीलिए जा रहा है ना।
आज हमारे पास क्या सुविधाएं के नाम पे 25 साल हो गए हमें उत्तराखंड बने हुए, और दुनिया, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, सुविधाएं, क्या कारण है? सारे जितने वहां के विधायक चुने हुए हैं, सांसद चुने हुए हैं, क्यों देहरादून में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, क्यों दिल्ली में कोठियां हैं भाई? आप अपने क्षेत्र में महीने में कितने दिन कैंप लगा रहे हो? क्यों ईजी चुनने के बाद आप ईजी टास्क क्यों नहीं मिल रहा जनता का भाई? उसके बाद मिलने के बाद जो आश्वासन है वो कागजी आश्वासन ज्यादातर क्यों है? मैं अपने क्षेत्र की बात बोलूं कि 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा भाई। शहरों के बीचों बीच में हमारा घर है भाई, ऊंचा पुल जाना माना, इस समय वो रोड पूरी चलती हुई है, 1.5 महीने से पानी नहीं है। हल्द्वानी का मिड जब पॉइंट शहर में पानी नहीं है, मैं कहाँ की बात करूं कि एक दुर्गम इलाके में बहुत सुविधा मिल रही होगी भाई। आज सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए क्यों जाना पड़ रहा दिल्ली आदमी को? यहाँ के सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स है, आप उसका देखिए स्ट्रक्चर, आधी ज्यादा मशीनें कभी खराब हो जाती हैं, सबसे बड़ा अस्पताल सबसे बड़ा है। ये क्यों एम्स की बात करते हैं हम, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करते हैं? तो हम ये सारी चीजें एक जागरूक नागरिक होने के नाते सरकार को करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। हम किसी का आलोचक नहीं है, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो करना चाहिए उसको। वो एहसान नहीं कर रही है कोई भी, ना कोई अधिकारी एहसान कर रहा है। आईएसपी लॉबी का अगर कोई अधिकारी है तो उसका काम है, वो तनख्वाह ले रहा है, वो आम आदमी का जो टैक्स भरता है उससे टैक्स से सरकार चलती है, उसके टैक्स से ही सब चीजें, उसके शान शौकत जो मिल रहे हैं उसकी। विधायक की तो एकदम से जो है पेंशन बढ़ जा रही है हर साल, उसका भत्ता बढ़ जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। आप कितने लोगों की जो है बताइए मुझे, जो आम संविदा की जो नौकरी कर रहे हैं उनका कितने साल से तनख्वाह बढ़ी? अभी मैं कुछ ही दिन पहले देख रहा था बुद्ध पार्क में इतनी बड़ी जो मौसियां होती हैं, जो जिनको जो सरकारी हॉस्पिटल में आशा वर्कर्स हैं, कई सैकड़ों की संख्या में मैं देख रहा था, कई महीने धरना। तनख्वाह कितनी मिली है? 3,000 रुपए। बहुत कम है, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कैसे अपना परिवार पालेगी? और नौकरी अगर पूछो कितने घंटे की? 8 घंटे की नहीं, 12-12 घंटे, 12 ओवर अस्पताल में ड्यूटी भी जी। तो भाई कहाँ पर हम हैं आज के डेट में? तो ये कौन सोचेगा इसके लिए, कौन करेगा? तो हम अपने चैनल के माध्यम से, खैर बहुत बड़ी बातें हैं ये तो, चैनल इसीलिए बनाया है कि हर किसी को ला करके भाई आप अपना जवाब तय करो, और हमारे लिए कोई जिम्मेदारी है, हम अपने चैनल एक जागरूक, क्योंकि मीडिया का काम एक चौथा स्तंभ होता है, और मीडिया का मतलब ये होता है कि जो आप दिल्ली बॉम्बे बड़े बड़े चैनल देख रहे हैं या बड़े मीडिया अखबारें देख रहे हैं, कि वही मीडिया हाउस है। हर आदमी मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे अगर कोई अपनी बात रख सकता है, वो सोशल मीडिया का ऑनर है, संपादक है, उसको आप करिए। जरूरी नहीं कि पत्रकार ही आवाज उठाएगा। यहाँ पत्रकार अगर अपनी समाज हित के लिए बात नहीं बोल पा रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं बोल पा रहा है? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है हमारा, इंस्टाग्राम है, सब चीजें पे आप देखिए। न्यूज पोर्टल भी हम 28 तारीख को, न्यूज पोर्टल भी कल जो है आप देखेंगे, न्यूज पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं हम इसको। जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, दिन भर की जो जीवनचर्या घटती हैं, वो हाँ, और उन पे हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया की जैसे आपने बात करी, मैं इसी पे आना चाहूंगा। सोशल मीडिया आजकल एक तो ज्ञान का केंद्र तो है ही, एक सोर्स है वहां से ज्ञान लेने का, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, अगर हम जाएं तो हर किसी के पास मोबाइल है। एक तो बहुत कम एज में माँ बाप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, और सबके पास आज के स्मार्टफोन्स हैं। सोशल मीडिया बच्चों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या आपको क्या लगता है कि बच्चे घंटों रील देख रहे हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें गलत तरीके से लोग, बच्चे खासकर युवा हमारे, उसको गलत तरीके से आप बात बोल रहे हैं ना, ये समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसको मुद्दा ही कहेंगे आप जी। जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा है ना, वैसे ये सोशल मीडिया एक मुद्दा बन गया है। आप मुझे एक बात बताइए, इसकी गलती बच्चों के दोस्त के खाली कर दे, माँ बाप की भी मिस्टेक है। माँ बाप कितना इग्नोर कर रहे हैं फोन को। पहले तो खुद आप फोन देखोगे, आप बच्चों कैसे मना करोगे? एक बार महात्मा गांधी जी के पास मुझे एक किस्सा याद है। एक माँ अपने बेटे को लेके गई कि मेरे बेटे को जो है गुड़ बहुत खाता है, इससे दांत खराब हो रहे हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप इसको बोलिए क्योंकि आपकी बात मानेगा और ये छोड़ेगा। उसने बोला ठीक है, आप 10 दिन बाद आइए। 10 दिन बाद गई, महात्मा गांधी जी ने उसको समझाया, गांधी जी ने, और बच्चे को जब समझा बुझा करके आई तो माँ ने पूछा कि आपने, जब मैं पहले आई थी आपने क्यों नहीं समझाया? बोले मैं खुद कितना खाता था। तो पहले उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बोला जब मैं तभी समझा सकता हूँ जब मैं खुद इस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा, उन्होंने समझाया बच्चे को। तो ऐसे ही माँ बाप को जो है छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी। 5 लोग हैं परिवार में, 5 के 5 फोन है घर में, आधा घंटा भी बात नहीं होती होगी, जिस वजह से भाई बात नहीं होती उसका कारण क्या है? दूरियां बढ़ रही हैं। और आप अब तो मैं देखता हूँ दुनिया भर की रील्स में भी वो यहाँ तक ये आने लग गया कि बच्चों को फोन छुड़ाने के लिए ये हमारे पास सुविधा है, ये कोर्स है। अरे भाई ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर आज हमें फोन छुड़ाने के लिए भी फोन देखना पड़ेगा। हम कहाँ पर 21वीं सदी में जी रहे हैं जी। भाई, हमें तो अपाइस, ये यूथ को तो अपाइस किया जा रहा है। ये भी एक सोची समझी प्लानिंग है।
ये भी सोशल मीडिया की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी है कोरोना वायरस परिवारों आया था ना, तो ये भी एक समझ लीजिए वायरस ही है। बिल्कुल। जब हमारे लोग काम ही नहीं करेंगे, नकारे हो जाएंगे, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? दिन भर तो रील में हर आदमी रह रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अपने इससे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे यहाँ पर, उन डॉक्टर्स को जो इस चीज के लिए काम करते हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं या सोशल मीडिया के हैं या मोटिवेटर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर, उन सबको बुला करके यहाँ पर उनसे कैसे बचा जाए, उस सबके लिए डिबेट करवाई। जी, व्यापारिक आप एक व्यापारी भी हैं और बहुत अच्छी बात कही आपने। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अच्छा है तो बुरा भी है और उसको कई पहलू हैं। व्यापारियों की समस्या अक्सर, खासकर हल्द्वानी में भी आपने इस बीच काफ़ी व्यापारियों की समस्याएं उठाई और काफ़ी लोगों से बात भी रखी। व्यापारियों की समस्याओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने इस मंच के माध्यम से जो हर तरह से टैक्स व्यापारी पे लगता है, अतिक्रमण के दायरे में व्यापारी आता है और कहीं ना कहीं मतलब व्यापारी अपने को ऐसा सोचता है कि यार अगर जीएसटी भी देना है और एसजीएसटी भी देना है, सेंट्रल का भी देना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि व्यापारी के ऊपर इतना बर्डन क्या है और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि व्यापारी की किस तरह से मदद की जाए? देखिए, व्यापारी जैसे किसान और व्यापारी, जैसे जवान हम बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान, जी व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी के साथ बड़ा इस समय जो है, अगर देखा जाए, छोटे व्यापारी लुप्त होते जा रहे हैं। उसका कारण है भाई, बड़े बड़े मॉल्स आ जा रहे हैं, वो भी प्लानिंग के तहत हो रहा है। लेकिन जब देश में संकट आता है, आप मुझे बता दीजिए, कोरोना वायरस में जितने भी बड़े बड़े मॉल आप देखें किसी भी शहर में, चाहे हल्द्वानी, आप कहीं भी देखिए, कितने लोगों ने राशन बंटवाया, कितने लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध कराई। दुख, उस समय दुख की घड़ी थी पूरे देश के लिए, किसी ने नहीं करा होगा। लेकिन छोटा जो व्यापारी था, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो आपका राशन की दुकान हो, उस बेचारे ने अपनी ओर से जो हो सकता था, किसी को चाय पिलाई, किसी को कुछ करा, बिल्कुल। जितना हो सकता था जितनी मदद हो सके उसने करी। तो बड़ा आदमी नहीं करता है। आप यहाँ कोई मोहल्ले में कोई फंक्शन होता है, कोई जागरण होता है, कोई भी ऐसी सामाजिक गतिविधि होती है, क्या किसी मॉल में चंदा लेने गए आप कभी? क्या वो आपको देगा? वो तो सीधा बोलेगा कि भाई ऊपर से परमिशन नहीं है। लेकिन लोग समझते कहाँ है? ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है, ये सबसे बड़ा, जो छोटे व्यापारियों के लिए कहें ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों के लिए संकट है। बिल्कुल। छोटे आप व्यापारी सुविधाएं तो देख रहे हैं, झट से आपने सस्ता मंगा तो लिया, लेकिन जब आपके साथ जरूरत पड़ेगी आपको दुख सुख में, उस समय वो आपके बड़ा व्यापारी नहीं खड़ा होगा, छोटा व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होगा। छोटा व्यापारी जिस दिन मार्केट से बिल्कुल लुप्त हो गया, आप समझ लीजिए आपकी बैकबोन खत्म हो गई, आप देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज तो लोगों को बड़ी अच्छा लग रहा है, उसमें हो सकता है आप भी शायद शॉपिंग करते हो, लेकिन आने वाले समय में जब सब कुछ चला जाएगा, उस समय अकल आएगी। अभी तो हम ज्यादा क्या बोले, हर आदमी पढ़ा लिखा है, सोच रहा है फोन पे झट से मंगा लिया मैंने। अरे भाई, आप जाओ तो सही मार्केट में, बार्गेनिंग करो, वहां बार्गेनिंग हो जाती है, आपको उधार सुविधाएं मिल जाती हैं, आप महीने भर में भी आप पैसे देते हैं, वो आपके साथ पैसे नहीं होते, आपको दूध के आप लाते हो ना वहां से कि लाला जी मैं कल आपको दे दूंगी। लेकिन क्या आप मॉल में आप जाते हैं, आपको 20 रुपए का भी बिस्कुट का पैकेट मिलता है, क्या दूध मिलता है? जब कभी संकट आता है तो आप उसी के पास जाते हैं, बड़े छोटे व्यापारी के पास। बिल्कुल। सोशल मीडिया से ये रिलेटेड कहीं एक बात है कि एक तो बच्चों का खेलना बंद हो गया, हर वक्त तो फोन में लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं। दूसरा कहीं ना कहीं युवा बाहर भी नहीं निकलना चाहता है, घर बैठ के उसको सुविधा है कि उन्होंने कहा यार ये मंगा देता हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि युवा को मतलब उसकी सोशल एक्टिविटी ही खत्म करने की एक साजिश है कि किसी तरीके से बस वो सोशल ना हो, देखिए, सोशल मीडिया पे लगे पहले रहे? का आदमी जल्दी से बीमार नहीं पड़ता था। बिल्कुल फिजिकल बहुत एक्टिविटी थी, गेम्स में थी, काम भी करता था। आप आज भी देखिए, मैं आज के युग की बात भी करूं, आप एक लेबर क्लास आदमी की बात करें, आप छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। कोरोना काल में सबसे ज्यादा कौन मरा? वीआईपी जो कैटेगरी का लोग थे, जो मीडियम क्लास से अपर कहें या मीडियम क्लास कहें, वो सबसे ज्यादा जो है कोरोना वायरस का शिकार हुआ। अपर मीडियम क्लास। लेकिन जो लोअर क्लास था, आप मुझे बताइए, जो पत्थर तोड़ता है या लेबरी करता है या जो मिस्त्री होता है या जो भी छोटे लेवल्स के कारीगर काम करते हैं, मेहनत का रिक्शा वाला, मेहनत वाला, मेहनत का क्या उसको देखा आपने? 99% वो वैसे ठीक हो गया। क्या उसके पास पैसे थे दिल्ली में इलाज कराने के लिए या बॉम्बे बड़े शहरों नहीं, में? बिल्कुल नहीं। तो भाई, जब हमारे बॉडी सेल्स वीक हो जाएंगे, जब हम काम ही नहीं करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो बीमारी तो अपने आप दौड़ के हमारे पास आएगी। तो ये तो समझने की बात है। अब इससे ज्यादा और क्या समझें? तो आपने विशाल जी बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी और आपने अपनी कहानी भी सुनाई, संदेश भी दिया है समाज को। अब अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो आप ये चैनल ला रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और क्या आपकी अपेक्षा है इस चैनल के पीछे और हमारे दर्शकों से क्या अपेक्षा है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों का पहले तो धन्यवाद भी दूंगा और स्वागत भी करूंगा इस आपकी गूंज जो पॉडकास्ट चैनल आ रहा है, साथ ही न्यूज़ पोर्टल आ रहा है।
आप 28 मई 4 बजे के बाद कभी भी हमारे चारों प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, हमारा न्यूज़ पोर्टल और जो पॉडकास्ट के जो हमारे जितने भी यहाँ डिबेट्स होती हैं उनको आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही आपका सपोर्ट है। क्योंकि सपोर्ट का मतलब ये है, मैं आपसे धन पानी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम समाज हित के लिए बढ़कर काम करेंगे। क्योंकि इस समय हमें लगता है कि हम तभी देश को विकसित कर पाएंगे जब लोगों को जागरूक कर पाएंगे। ये विचारों की क्रांति के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है और आप इसको देखिएगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको महीने भर में जो मैं बोला है वो आपको करके भी दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप वाकई में आप रियल में देशभक्त हैं और आपको लगता है, मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप इस चैनल को जितना आगे ले जा सकते हैं, आप इसके खुद के मालिक हैं। हर आदमी इसका मालिक है, जो देख रहा है वो दर्शक भी इसका पार्टनर है। हर आदमी, जितना मैं पार्टनर हूँ इस मालिक में, इस चैनल में, उतना ही आप पार्टनर हैं। क्योंकि आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समाज में हो रही जो दिक्कतें हैं उनका समाधान कर रहे हैं। बाकी मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आशा करता हूँ कि जो मेरा ये प्रयास है ये आने वाले समय में देश में एक नया मुकाम हासिल करेगा। और सभी दर्शकों को मैं सहयोग मांगूंगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम जो ये नया एक प्लेटफॉर्म आपके बीच में लेकर आ रहे हैं इसमें आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और हमारे न्यूज़ पोर्टल से जुड़ के हमारा सहयोग करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो आपके मुद्दे हैं उनको यहाँ से ज़रूर उठाया जाएगा।